हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे, जो इंडियन जियोग्राफी के। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ इसमें। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीएससी या पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग सभी एग्ज़ाम कवर कराएगा। सिलेबस में आपको इंडियन जियोग्राफी, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, इंडियन जियोग्राफी आपके सब में पढ़ना पड़ेगा। आपको सिलेबस में आपका दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी जो एमसीक्यू तैयार किए गए सारे क्वेश्चन जो आपके लूसेंट से क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के बनाया गया है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, इसको जाके देख लीजिए। पार्ट वाइज आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग से बनाया हूँ तो पार्ट वाइज देखते चलिएगा। और यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू फॉर्म या जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व ही करते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। तो 31वां क्वेश्चन हमारा, खाली स्थान जो है आकाशगंगा, पृथ्वी और हमारे सौरमंडल का घर है। तो कौन है? आपका एंड्रोमेडा, सौरन की आँख, मिल्की वे या आपका धूमकेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्की वे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिल्की वे को ही आकाशगंगा या पृथ्वी और हमारे सौरमंडल का घर इसको कहा जाता है, मिल्की वे। तो इसको याद रखिएगा। तो मिल्की वे को आकाशगंगा, पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के इसको घर कहा जाता है। याद रखें, मिल्की वे जिसमें हमारा मंडल जो यहाँ पे स्थित है, कहा जाता है इसमें 30 ग्रह इसमें उपस्थित है, कहा जाता है, बुक में दिया हुआ है। तो जिसमें जो हमारा 30 ग्रह इसमें मिल्की वे में आपका स्थित है। आकाशगंगा का अगर आकृति, इसका डिजाइन वगैरह देखेंगे तो आकाशगंगा इसकी आकृति एक सर्पिल गैलेक्सी है। याद रखिए, सर्पिलाकार की इसकी आकृति है और जिसका जो बड़ा एक केंद्र है और उसमें आपका ये आपका जो केंद्र और इसमें निकलते हुए कई वक्र यहाँ पे भुजाएं इसमें स्थित है। इसको याद रखिए। अगर देखेंगे या आकाशगंगा की अगर एज देखेंगे तो लगभग 13 से 14 बिलियन इसका ईयर है। मतलब 13 से 14 बिलियन इसके साल की एज है। मतलब इस यहाँ तक अभी ये वैज्ञानिक अनुमानित है कि 13 से 14 बिलियन वर्ष इसकी एज है। तो इसको याद रखिए। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यदि किसी ग्रह की जो कक्षा दीर्घवृत्त है, यदि किसी ग्रह की जो कक्षा दीर्घवृत्त है और सूर्य जिस बिंदु पर स्थित है उसे क्या कहा जाता है? केंद्र, परिकेंद्र, अंतर केंद्र या इसको फोकस कहा जाता है? तो इसको फोकस कहा जाता है। याद रखिए, यदि किसी ग्रह की जो कक्षा दीर्घवृत्तिकार है और सूर्य जिस बिंदु पर आपका स्थित है उसे हम फोकस कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र, परिकेंद्र, यहाँ पे ऐसे इसको फोकस कहे गए, मतलब इसको कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनस की खोज किसने किया गया था? तो यहाँ पे यूरेनस भी एक ग्रह है। तो यूरेनस की जो खोज, जो ग्रह यूरेनस जो ग्रह है, इसकी खोज किसने की थी? सर इसाक न्यूटन ने, विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट ने, या फिर विलियम हर्शल ने, या आपके निकोलस कॉपरनिकस ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हर्शल इनको बोला जाता है। याद रखिए, एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने कौन से सन में? 1781 में। तो इन्होंने 1781 में जो विलियम हर्शल है, इन्होंने ये जो यूरेनस जो ग्रह है इसकी खोज 1781 में इन्होंने खोज की थी। और ये जो एग्ज़ाम में एसएससी सीपीओ में 2017 के पेपर में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको याद रखिए। तो यूरेनस की खोज आपके विलियम हर्शल ने खोज की है 1781 में। तो यूरेनस आपका ग्रह है जिसमें यूरेनस जो कि सूर्य से, ये आपका 7 ग्रह में से एक इसको कहा जाता है। यूरेनस जो कि सूर्य के जो 7 ग्रह में से एक इसको यूरेनस को कहा जाता है, 7वां ग्रह, इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इन्होंने खोज की थी यूरेनस ग्रह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है, जैसे ही जो नदी वगैरह मैदान में प्रवेश करती है, यह मुड़ती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसको क्रुक्स कहा जाता है, क्लेशंस या पे फ्लेक्शंस या आपके राउंड्स कहलाते हैं, या मेंडर्स कहलाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन, तो मेंडर्स कहलाता है। जैसे कोई नदी वगैरह है जो मैदान में, जो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और आपके जो ऐसे मूर्ति है, दो मूर्ति है और बड़े मोड़ वगैरह बनाती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको मेंडर्स कहते हैं। तो इसको याद रखिए, गाँव के भाषा में इसको मेड बोला जाता है।
तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों अर्थात सिंधु, गंगा और खालिस्तान की परस्पर क्रिया से हुआ है। तो भारत में देखेंगे तो उत्तरी जो मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें जो 3 प्रमुख नदी के इसमें हाथ है, जैसे आपका सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी और एक तीसरा नदी कौन सा है जिसके परस्पर क्रिया से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, कृष्णा और महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी, सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के जो परस्पर मेल से जो भारत में देखेंगे जो उत्तरी क्षेत्र का जो मैदान है, तो इसका निर्माण में आपका मुख्य सहायक है, अर्थात सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों के यहाँ पे समागम से इस उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसको भी याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके जो सहायक नदियों से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों के संगम से यहाँ पे आपका इसका निर्माण हुआ है उत्तरी मैदान का, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो मैदान जो उत्तरी मैदान का जो निर्माण कैसा हुआ है, तो आपका जलोढ़ मृदा, याद रखिए। तो इस उत्तरी मैदान का जो निर्माण कैसा हुआ, तो आपका जलोढ़ मृदा से आपका बना हुआ है और लाखों वर्ष में आपका बना हुआ है, जिससे आपका जो जलोढ़ जो मृदा है ये आपके बहुत ही उपजाऊ मैदान का इसका निर्माण हुआ है। कई साल लग जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में गिर जाती है। तो कौन सी जो नदी है जो नेपाल से इसका उद्गम होता है और गंगा में आपका जाके गिर जाती है, तो कौन सी जो नदी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कोसी जो नदी है जो नेपाल से इसका उद्गम होता है, निकलती है और गंगा में इसका गिर जाती है जाके, तो इसको याद रखिए। इसको इसी जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, तो इसमें जो कोसी नदी आती है तो ये आपका बिहार में जाते हुए बिहार में जाके मिल जाती है, गंगा में गिर जाती है। तो बिहार में बहुत ही आपका जब आती है बाढ़ लेके, तो आपके इस बाढ़ से बिहार में बहुत ही तबाही होती, बहुत सारे यहाँ पे नुकसान वगैरह होते हैं, तो बिहार का शोक, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। अगर देखेंगे कोसी नदी इसका लंबाई 729 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 729 किलोमीटर इसकी कोसी नदी की लंबाई है, तो इसको याद रखिए। इसीलिए कोसी जो कई बार एग्जाम में देखे होंगे बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को ही कहा जाता है। इस बाढ़ से बहुत सारे नुकसान यहाँ पे बिहार में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश खालिस्तान के बीच फैला हुआ है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो अक्षांश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अगर इसका जो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 डिग्री 1 मिनट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और ये आपका 37 डिग्री 6 उत्तर की ओर, ये आपका बीच फैला हुआ है भारत की मुख्य अक्षांश से। इसको याद रख, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे नदी समुद्र के पास पहुँचती है, जैसे जैसे कोई भी जो नदी समुद्र के पास पहुँचती है, बहने वाले पानी की गति कम हो जाती है और नदी कई धाराओं में बंटने लगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पठार, इस्तमूस, प्रायद्वीपीय या वितरिकाएँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इसको वितरिकाएँ कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, वितरिकाएँ को, इस इंग्लिश में इसको आपका, तो इंग्लिश में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव्स या इसको बोला जाता है। याद रखिए वितरिकाएँ इसको हिंदी में, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे कोई नदी वगैरह जो यहाँ पे समुद्र के पास जैसे पहुँचने वाली होती है, आपकी जो बहने वाली जो धारा यहाँ पे एकदम धीरे हो जाती है और ये आपकी नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, और जिन्हें आपका वितरिकाएँ या डिस्ट्रीब्यूटिव्स यहाँ पे इसको कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है और जो गंगा की मुख्य सहायक नदी भी है, तो गंडक, कोसी, गोमती या पद्मा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा। याद रखिए बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है पद्मा, या गंगा की मुख्य सहायक नदी भी है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको जो पद्मा नदी जो गंगा नदी को हो यहाँ पे देखेंगे, तो आपका कहने का मतलब यही है कि गंगा जो बांग्लादेश में जैसे हमारी जो
भारत में जो हम गंगा बोलते हैं इसको बांग्लादेश में इसको पद्मा का नाम से जानते हैं। जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है तो इसको यहाँ पे पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो इसका 3500 के किलोमीटर के अर्थात इसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसको गंगा नदी को हमारे भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो मुख्य भूमि का देशांतर किसके बीच फैला हुआ? भारत के जो मुख्य भूमि का जो देशांतर किसके बीच फैला हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्व की और अब 97 डिग्री 25 आपके पूर्व की। यहाँ पे भारत जो मुख्य भूमि जो देशांतर इसके बीच आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या नाम है? तूफान, बवंडर, टाइफून या आपका ट्विस्टर कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफून। तो चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? इसको टाइफून के नाम से इसको जाना जाता है। टाइफून क्या होता है? टाइफून ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है। टाइफून जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, याद रखिए टाइफून जो है उष्णकटिबंधीय यहाँ पे चक्रवात है। कई जो देश हैं इसमें ये आपका चक्रवात आती है। जैसे आपके प्रशांत महासागर के जो उत्तर पश्चिमी भाग में जैसे होते हैं स्थित, जिसमें आपका जापान हो गया, आपका चाइना, फिलीपींस, ये सभी देशों में इसके जो तट में ये आपके पाई जाती है और ये आपके बहुत ही विनाशक होती है। इससे बहुत सारे नुकसान होता है। तो इसको याद रखिए, चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इसको टाइफून के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की उच्च मात्रा वाली जो मिट्टी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। मेडोज मिट्टी, पेडिलफेरर मिट्टी, आपके चेरनाजम मिट्टी, आपका पोटजोल मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको पेडलफेर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। आपके एल्यूमिनियम और आपके आयरन ऑक्साइड के उच्च मात्रा वाली मिट्टी को पेडिफेलर मिट्टी कहा जाता है। इसके बचे हुए अवसाद और आयरन के ऑक्साइड के जो बचे हुए जो आपके अवसाद है, इससे ही आपका पेडिफिलर मिट्टी का निर्माण होता है। पेडिफिलर जो मिट्टी है आपके बहुत ही इसको कहा जाता है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। ये आपके गहरे भूरे रंग का और काली मिट्टी यहाँ पे काले रंग के भी इसको पाई जाती है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी इसको कहा जाता है, जो कि एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड की आपके मिट्टी से निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र से आच्छादित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? विंध्याचल, पूर्वी घाट, अरावली या पश्चिमी घाट? तो उस दिन भी बताया था पश्चिमी घाट के बारे में। ये आपका जो पश्चिमी घाट है ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है और इसका होना भी भारत में बहुत ज़रूरी है। अगर पश्चिमी घाट की देखें बात करें तो भारत में जो पश्चिमी तट पर आपका स्थित जो कि आपके पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी घाट या इसको सह्याद्री भी इसको कहा जाता है। याद पश्चिमी घाट जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कि पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री इसको कहते हैं। अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके रहने से बहुत ही इम्पोर्टेंट जैविक विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको विश्व में देखें तो इसको 8वें स्थान में इसको रखा गया। यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ के कार्डमम हिल्स से, याद रखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कार्डमम हिल्स कहाँ पाया जाता है, तो आपके पश्चिमी घाट में आपका स्थित है, जिसको सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट कार्डमम हिल्स है, तो इसको याद रखिए। इसको यूनेस्को की धरोहर स्थल में भी इसको सूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर जो है किस श्रेणी के चट्टान के अंतर्गत आता है? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रूपांतरित चट्टान। तो संगमरमर आपके रूपांतरित श्रेणी के चट्टान के अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो इसी को रूपांतरित को यहाँ पे और किस नाम से जाना जाता है? तो रूपांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक चट्टान के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपके अवसादी और आपके आग्नेय चट्टान के साथ साथ ये आपका जो इसका निर्माण कैसे होता है, रूपांतरित चट्टान आपके अवसादी और जो आग्नेय चट्टान में ताप और दाब के कारण अभी परिवर्तन से होती है। और आपके इसका
एग्जाम्पल देखें तो आपका नीस, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टरजाइट इसके आपके रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखिए। तो अवसादी और आग्नेय चट्टान से ताप और दाब से इसका परिवर्तन मतलब रूप है, इसे ताप दाब से इसका निर्माण होता है। तो इसको याद रखिए। सीट, मार्बल, क्वार्टरजाइट इसके रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर जो है आपके किस प्रकार की चट्टान है? कैलिकेरियस चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। इंग्लिश में इसको सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। याद रखिए सेडिमेंट्री रॉक। तो अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जाना जाता है। तो बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक है। अगर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपका जो बलुआ पत्थर तो है ही है, इसके साथ आपका चूना पत्थर, ये सभी आपका इस एग्जाम्पल है। इसका अवसादी जो चट्टान है ये इसका निर्माण कैसे होता है अवसादी चट्टान का? तो आपका जो इसका निर्माण छोटी छोटी जो चट्टान जमा होकर, छोटी छोटी जो चट्टान इससे जमा होती है और कई साल ये आपका यहाँ पे पड़े पड़े आपका इसमें रासायनिक यहाँ पे प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इसका अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आज के सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा, और बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। बाकी दो पार्ट इसको अपलोड हो चुके, इसको भी जाके देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इसको याद रखिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।